हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एस ब्लॉक के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। देखो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको तो पता ही है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में रिपल्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और अगर सेम चार्ज हो तो वहाँ पर रिपल्शन होगा। ओके, जहाँ तक सवाल है कि कोई एलिमेंट है जो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उससे क्या बनेगा, कटायन बनेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो कटायन बनने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो हो गए तो दो पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन जो एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 होता है, अल्कली मेटल्स होते हैं, उनमें वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेंगे। एलिमेंट लॉस इलेक्ट्रॉन फॉर्म कटायन, इस ये जो प्रोसेस होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं। ओके, बहुत बेसिक है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ तक देखो कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो वहाँ पर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि ये एनर्जी हमने यहाँ पर सप्लाई कर दी है, एनर्जी सप्लाइड, दैट मीन्स दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। अगर उसमें एनर्जी रिलीज होती तो उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो ये एंडोथर्मिक है और यहाँ तक हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन पोटेंशियल तक। आगे कुछ इस लेक्चर में जो कुछ टर्म्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या टर्म्स है। पहली टर्म्स है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, तो क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट? द रिपल्सन एक्सर्टेड बाय द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे कुछ रिपल्सन एक्सर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। अब देखो ये कैसे होता है। देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस की तरफ, ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है इसको भी न्यूक्लियस। अब देखो, ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये इलेक्ट्रॉन आउटर हो गया, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये इलेक्ट्रॉन आउटर हो गया और इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? देखो, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसके आउटसाइड में प्रेजेंट है तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन आउटर साइड में है तो ये इसके लिए आउटर हो गया। अब देखो, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, लेकिन ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपेल करेंगे। जैसे ये अंदर आने की कोशिश करेगा, जितना ये फोर्स अंदर की तरफ इसको खींचेगा, ये क्या करेंगे, इसके जैसे ही नजदीक आते ही इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन होता है। जो अंदर का इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगता है, उसे ही कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। Repulsion exerted by intervening electron on outer electron is called as screening effect और shielding effect। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन पे ये दो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट लगाएंगे क्योंकि ये इसके इनर साइड में है। इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट देगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के ये इनर साइड में है। तो देखो, इनर साइड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर साइड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगते हैं। अब देखो, इसके इनर साइड में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, तो इस पे शील्डिंग इफेक्ट लगेगा? नहीं लगेगा, इस पे कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगेगा, ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसको रिपेल करने वाला अंदर कोई नहीं है, लेकिन इसको रिपेल करने वाला ये है और इसको रिपेल करने वाले ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो जो भी इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन होता है, इंटरवेनिंग मतलब अंदर वाला, देखो इसके इनर साइड में ये दो है तो ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन हो गए इसके लिए। तो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं वो क्या करेंगे, रिपल्शन एक्सर्टेड बाय इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे वो क्या करेंगे, रिपल्शन फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो ये होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। आप समझ गए होंगे कि वैलेंस शेल जो होता है उस पर शील्डिंग इफेक्ट
होता है, जितने इलेक्ट्रॉन अंदर होंगे उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट होगा। नेक्स्ट पोर्शन देखो, न्यूक्लियर चार्ज। अब ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में जो भी चार्ज होता है, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसे हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियर चार्ज है। देखो, एज द प्रोटॉन इंक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस। ये ऊपर वाला जो ये एरो दिख रहा है ना, इसका मीनिंग इंक्रीजेस है। एज प्रोटॉन इंक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस। जैसे ही प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, क्योंकि प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जैसे ही प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस वो भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर एग्जांपल के लिए देखिए, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 3 होंगे। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 होता है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 4 होंगे। और यहाँ पर बोरान एटॉमिक नंबर 5 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे। तो इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें 4 प्रोटॉन है, इसमें 5 प्रोटॉन है। इसका मतलब है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव सेंटर जो है, प्रोटॉन जो है बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर +5 चार्ज आएगा, दैट इज द हायर न्यूक्लियर चार्ज हो गया। तो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज, जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। आप बेसिक कंसेप्ट समझ में आया आपके कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेस। अब इनमें वेरिएशन कैसे होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, वेरिएशन कैसे होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, इन पीरियड एंड इन ग्रुप हम समझेंगे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन अ गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो देखो, वेरिएशन कैसे होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल का? इन पीरियड क्या होगा? इन पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इस तरह से जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। लेफ्ट टू राइट की जो मूवमेंट होती है, इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट ऑन हॉरिजॉन्टल मूविंग। किस तरह से मूव कर रहे हैं हम? हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, इस तरह से। पीरियोडिक टेबल को देखो, इस तरह से अगर हम मूव करेंगे तो क्या होता है? आईपी इंक्रीज हो जाएगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन साइज। अब देखो, जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट यानी कि पीरियड में मूव करेंगे तो आईपी इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाते वक्त एटॉमिक नंबर क्या होता है? बढ़ता है 1 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आईपी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखिए कि पीरियड में आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा इफेक्टिवली खींचेगा, अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचेगा। तो उससे क्या होगी? साइज जो है वो, ये लास्ट वाला जो सेल होता है ना, ये न्यूक्लियस के सेंटर से लास्ट सेल तक की जो साइज, मतलब ये डिस्टेंस होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर जो साइज है एटम की, एटॉमिक साइज कहते हैं। तो ये जो वैलेंस सेल है ये तो नजदीक आ जाएगा ना, क्योंकि ये खींच रहा है इसको। जितने ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ये ज्यादा तेजी से इसको खींचेगा, मोर इफेक्टिवली अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या होगा कि उसकी साइज जो है वो कम हो जाएगी। तो जैसे हम इन पीरियड जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज डिक्रीज हो जाएगी। अब ग्रुप में क्या होगा? उसके अपोजिट होता है ग्रुप में। देखो, ग्रुप में क्या होगा? टॉप टू बॉटम ऑन मूविंग वर्टिकली, टॉप टू बॉटम इस तरह से हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होता है डिक्रीज? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। अब जब नीचे जाएंगे हम तो क्या होगा? साइज बढ़ती जाती है एटम की, एटम बड़ा बड़ा होता जाता है, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। अंदर के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, सेल बढ़ जाते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लूज हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट। तो याद रखिए, इन पीरियड आईपी इंक्रीज हो जाता है, आईपी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज इन ग्रुप। टॉप टू बॉटम मूविंग, आईपी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट। ये 2 पॉइंट आप समझ गए होंगे, इसलिए पहले न्यूक्लियर चार्ज समझाया और शील्डिंग इफेक्ट भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो हमें ये वेरिएशन देखना था कि ग्रुप में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है। पीरियड में आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है तो ग्रुप में वो डिक्रीज हो जाता है।
नेक्स्ट पोर्शन देखिए, एटॉमिक रेडाई एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। एटॉमिक रेडाई यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू द वैलेंस सेल, वैलेंस सेल तक जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस उसे कहते हैं एटॉमिक रेडाई। अब ये जो ग्रुप नंबर 1 है उसके लिए देखते हैं एटॉमिक रेडाई एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। एलिमेंट देखो, एलिमेंट तो आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम होते हैं। एटॉमिक रेडाई देखो, एटॉमिक रेडाई देखो। अब ये किस तरह से मूवमेंट हो गई, ये हो गई टॉप टू बॉटम, यानी हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं, यानी हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस क्या होगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी ग्रुप में। तो देखो 1.52 है, नेक्स्ट उसके बाद आएगी 1.16, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में है, 2.27, देन 2.48, 2.65। देखो कंटिन्यूसली ये इंक्रीज हो रही है। आप तो याद रखिए, अगर हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं यानी कि टॉप टू बॉटम देख रहे हैं तो एटॉमिक रेडाई क्या होती है, इंक्रीज होगी। अब एटॉमिक रेडाई इंक्रीज होगी तो आईपी के साथ क्या होगा आप बता सकते हैं। जैसे ही एटम की साइज बढ़ेगी, जैसे ही एटम की साइज बढ़ेगी तो आईपी डिक्रीज होगी। आईपी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। तो देखो आप यहाँ से यहाँ तक साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। साइज बढ़ रही है तो यहाँ पर आईपी देखो डिक्रीज हो रही है। आईपी का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो देखो पहले थी 520, 520 थी पहले, उसके बाद हो गई 496, उसके बाद हो गई 419, देन 403 एंड 375। कंटिन्यूसली और कॉन्स्टेंटली ये डिक्रीज हो रही है क्योंकि ये इंक्रीज हो रहे हैं। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, एंगस्ट्रॉम यूनिट याद रखिए इसका, एंगस्ट्रॉम यूनिट में है, ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी। ओके, तो ये ग्रुप नंबर 1 के लिए हो गया एटॉमिक रेडाई एंड आईपी ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। लिथियम से सीसियम तक एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव, जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है वो बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं, हेंस द आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिलेटिवली लो होती है इन केस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। सेकंड, आयोनाइजेशन एनर्जी आर वेरी हाई सिंस द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये बात आपको समझनी जरूरी है। अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम उसको बोलेंगे फर्स्ट IE। क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरा निकाल लिया तो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तीसरा निकाल दिया तो थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो मान लो कि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो क्या बन जाएगा, वो कटायन बन जाएगा। आपको फिर कटायन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आर वेरी हाई सिंस द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा ड्यू टू द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आइए इसको समझते हैं इस एग्जाम्पल के बाद। अब देखो ये जो लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। अब अगर हमने ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये पहला आईपी हो जाएगी। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। अब इसमें से ये हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया तो ये 2s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें सिर्फ बचेगा 1s2। और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो लिथियम क्या बनेगा, लिथियम पॉजिटिव बनेगा। और जैसे ही लिथियम पॉजिटिव बनता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, वही बचेगा, सिर्फ 1s2 ही बचेगा, तो 1s2 हो गया। अब अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया फर्स्ट आईपी हो गया। अगर इसमें से और इलेक्ट्रॉन निकालना है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम बोलेंगे सेकंड आईपी। अगर तीसरा निकालना होता है तो थर्ड आईपी, इस तरह से होता है। तो अब सेकंड आईपी क्या होती है, देखो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई सिंस द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि आपको पता है 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हेलियम का। किसका होता है, हेलियम का। और अगर ये हेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा
तो ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेशन हो गया। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेशन हो गया तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेशन होने के बाद ये 1s2 हो गया। तो नोबेल गैस तो बहुत स्टेबल होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन तो इजीली नहीं निकलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि पहला फर्स्ट आईपी होती है वो आसान होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, लेकिन सेकंड आईपी बहुत डिफिकल्ट होती है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आर वेरी हाई सिंस द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, लिथियम से जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो लिथियम पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बन गया हेलियम के जैसा, हेलियम के जैसा बन गया है। तो हेलियम के जैसा बनेगा मतलब ये इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया ड्यू टू द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो ये बहुत स्टेबल होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन अब नहीं निकलेगा। तो आप हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सेकंड थर्ड फोर्थ जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट अपैरेंट चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे उस पर चार्ज आता जाएगा, तो जो चार्ज आता है जैसे यहाँ पर देखो कि लिथियम के केस में हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ये लिथियम पॉजिटिव बन गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अपैरेंट चार्ज, अब ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। अपैरेंट चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे जो चार्ज होता है वो, तो देखो जो फर्स्ट ग्रुप होता है फर्स्ट ए हैव अ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आपको पता है कि इजीली इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है। सेकंड आईपी इज वेरी हाई, क्यों होती है अभी हमने एक्सप्लेन किया है, सेकंड आईपी इज वेरी हाई। सो द ग्रुप वन, देयरफॉर ग्रुप वन फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, एक ही होगी, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। ज़्यादा दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, या फिर वो बहुत डिफिकल्ट है सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्योंकि इन्होंने नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये एक्वायर कर लेंगे। सभी एलिमेंट के केसेस में ऐसा ही होता है ग्रुप नंबर 1 के। तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। याद रखिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर जितना होता है उतनी ही होती है। ग्रुप नंबर 1 है तो 1 होगा, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप नंबर। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट शोज दी ग्रुप 1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। क्यों, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली रिमूव होता है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सेकंड आईपी वेरी हाई होती है, तो कोई भी सेकंड इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट शोज द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। नेक्स्ट देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी। तो देखो ये जो एलिमेंट होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होता है, तो वो इजीली लॉस हो सकता है। इसीलिए लो आईपी होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और लोवेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी होती है। सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होंगी क्योंकि आपको पता है लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो जाते हैं, और ये जो ग्रुप नंबर 1 है एक्सट्रीमली लेफ्ट में लाइज करता है, especially towards the highly electronegative element like oxygen, chlorine, because they forms the ionic compound with them. स्पेशली ऑक्सीजन और क्लोरीन जैसे जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी तरफ ये बहुत फास्टली रिएक्ट होते हैं, स्पेशली टुवर्ड द हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। वैसे भी रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है तो उनकी तरफ तो बहुत जल्दी से ये रिएक्ट हो जाएंगे और आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे ही रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। आपको पता है अभी हमने देखा है कि ग्रुप में जो अगर हम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं, क्योंकि हम ग्रुप नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं तो ऊपर से नीचे ही जाएंगे, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, इसलिए रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। देखो लिथियम, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम के नीचे क्या आता है, सोडियम आता है, सोडियम के नीचे पोटेशियम, बाद में रुबिडियम, सीसियम, इस तरह से एलिमेंट आते हैं। देखो अगर हम वाटर के साथ लिथियम की रिएक्शन होगी तो वो क्या करेगा, रिएक्ट स्लोली, वो स्लोली रिएक्ट हो जाएगा। लेकिन हम वाटर और सोडियम के साथ लेंगे तो रिएक्ट विगरसली, थोड़ा फास्ट रिएक्ट होने लगेगा। वाटर अगर सोडियम का पीस अगर वाटर में आप डालेंगे ना तो वो इट कैचेस द फायर, वो आग ही पकड़ लेगा, इतना फास्टली रिएक्ट होता है। ओके, तो कभी भी याद रखना है कि सोडियम कभी वाटर में नहीं ऐड करना है, या फिर गीले हाथों से इसको टच भी नहीं करना है, कभी ये आग पकड़ लेता है। ओके, सभी एलिमेंट के साथ आप जब भी प्रैक्टिकल लैब में होंगे तो एलिमेंट के साथ बहुत कॉशियस रहिए, कोई भी उसके साथ खेलेगा नहीं या फिर उसको
इजी नहीं लेगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, आपको इसकी केमिस्ट्री पता होना ज़रूरी है। देखो लिथियम के साथ ये रिएक्ट स्लोली होता है, सोडियम के साथ बहुत विगरसली फास्टली रिएक्ट हो जाता है, और जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम है, इनके साथ अगर वाटर की रिएक्शन होगी तो ये फिर इंक्रीजिंग वायलेंस के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा फास्टली रिएक्ट होगा, आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इनकी रिएक्शन हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज वाई वी कीप इट इन अ केरोसिन, अंडर केरोसिन हम इसको क्यों रखते हैं। दिस एक्सप्लेन वाई द अल्कली मेटल स्टोर अंडर केरोसिन। अब इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इनको केरोसिन में रखते हैं। आपने देखा होगा कि सोडियम मेटल केरोसिन में रखते हैं। टू प्रोटेक्ट, क्यों रखते हैं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक CO2 एंड मॉइस्चर विथ विच रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड। ये एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ या फिर जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है उनके साथ बहुत फास्टली रिएक्ट होते हैं और उनके साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इसलिए हम इनको हमेशा केरोसिन के अंदर ही रखते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत होती है। तो आप समझ लीजिए ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स सभी रिएक्टिव होते हैं। जैसे ही हम टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप में मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी। अब इनमें फ्लेम कलरेशन भी इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, फ्लेम कलरेशन। इट इम्पार्ट द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन टू दी नॉन ल्यूमिनस, जो बंसल बर्नर्स होता है वो अगर हम लेंगे ना, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस समझते होंगे आप। ल्यूमिनस का मीनिंग होता है प्रकाशमान, तेजस्वी, स्पष्ट, सुस्पष्ट, अगर क्लियर दिखता है तो उसको हम ल्यूमिनस बोलते हैं। और नॉन ल्यूमिनस का मीनिंग है डल, थोड़ा सा डल। अगर हम बर्नर लेंगे थोड़ा सा डल, इतना वो क्लियर नहीं है या फिर ज़्यादा उसमें प्रकाशमान जो बोलते हैं वो कम है। अगर डल होता है तो उसमें जो नॉन ल्यूमिनस बर्नर होता है ना वो थोड़ा डल होता है, तो उसमें अगर हम इनको लेंगे और जलाएंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम देंगे, फ्लेम कलरेशन आएगा, उसमें हमको कलर दिखेंगे। कोई भी अल्कली मेटल लेंगे या फिर इसका कंपाउंड लेंगे और उसको हिट करेंगे तो उसमें क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ये कलर क्यों देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल्स। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपने अभी सीखा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है, हीट एनर्जी, जो एनर्जी है इसको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू दी हायर एनर्जी लेवल। यहां पर समझते हैं पूरा एक्साइटेशन क्या होता है। देखो ये मान लो कि लोअर एनर्जी स्टेट है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ये लोअर एनर्जी स्टेट है, तो जो लोअर एनर्जी स्टेट होती है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और जो हायर एनर्जी स्टेट होती है उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। लोअर एनर्जी स्टेट को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, और हायर एनर्जी स्टेट को क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा, हीट एनर्जी जब हम प्रोवाइड करेंगे, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ये ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर चला जाएगा, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यानी कि ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे एब्जॉर्प्शन होगा जो इसने एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर ली है उस एनर्जी की वजह से ये एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, और जैसे ही एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा उसकी एनर्जी मतलब अब बढ़ गई है, हायर एनर्जी लेवल पे गया है। तो आपको पता है कि कोई भी सिस्टम हायर एनर्जी पे स्टेबल नहीं होता है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। अब इसका डी एक्साइटेशन कैसे होता है, जैसे ये हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, E.S मीनिंग एक्साइटेड स्टेट, G.S मीन्स ग्राउंड स्टेट। ये जो हायर एनर्जी स्टेट पे है अब ये यहाँ से यहाँ आना चाहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, जितनी एनर्जी इसने गेन कर ली थी वो फिर से लॉस कर देता है और नीचे आ जाता है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में यानी कि स्टेबल स्टेट में आ जाता है। रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो कि विजिबल होती है, इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलरेशन होता है। ये लाइट इमिट कर देता है, जो भी इसने एनर्जी गेन कर ली थी वो एनर्जी रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो कि विजिबल होती है, हमें दिखती है, इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स कलर इम्पार्ट करता है। ओके, तो यहाँ तक ग्रुप नंबर 1 हो गया है, इसके बाद हम ग्रुप नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।